हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं 13 अगस्त 2026 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स को बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स के भी सेशंस प्रोवाइड करते हैं और आप हमारे हर सेशन में देखेंगे कि हम उस दिन के 15 करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको पुराना भी बहुत कुछ रिवाइज़ करवाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम आपको टेक्निक सिखाते हैं कि किस तरह से आपको करंट अफेयर्स में अपनी अप्रोच रखनी है और कैसे आगे के न्यूज़ पढ़ने के साथ साथ आपको पीछे का भी पूरा रिवाइज़ करते चलना है, अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप देख सकते हैं कि अब तक बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुंचा हमारे इन सेशन से जुड़ने के बाद। तो आप भी खुद 10 से 15 दिन का ट्रायल लेकर चेक कर सकते हैं हमारे साथ एंड इसका रिज़ल्ट आप अपने मॉक टेस्ट और पेपर्स में ज़रूर देखेंगे कि धीरे धीरे करके कैसे आपका स्कोर इम्प्रूव होता है हर बीते दिन के साथ। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास शुरू कर लेते हैं। हमारे सेशन की शुरुआत होती है क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़े होते हैं उनको हम अगले दिन दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, अगस्त 2026 में सांख्यिकी भौतिकी में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित डिराक मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय भौतिक विज्ञानी कौन बन गए? इनका नाम है प्रोफेसर दीपक धार। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में कोलंबिया देश में नए यानी 36वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ले ली है? ये हैं एबेलार्डो दे ला एस्प्रियला। अगला है, भारत 9 से लेकर 22 अगस्त 2027 तक किस देश की मेज़बानी में आयोजित होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर 2027 में भाग लेगा? तो ये इवेंट कौन होस्ट कर रहा है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, अगस्त 2026 में भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त प्रमुख बंदरगाह कौन सा बन गया? यह है तमिलनाडु का वीओ चिदम्बरनाथ पोर्ट। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में कोरिया मास्टर्स सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इनका नाम है अश्मिता चालिहा, ये असम से हैं। पुरुष एकल में विजेता थे चीन के झू जुआनचेन। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में लाइफ टाइम लिबर्टेरियन अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय लेखक कौन बन गए? ये हैं गुरचरण दास। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले पर्यावरण आधारित शैक्षिक केंद्र प्रकृति ज्ञान धाम का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंसानों और जंगली जानवरों के बीच बढ़ते संघर्ष को रोकने के लिए एआई आधारित डिजिटल प्रहरी सिस्टम फार्म गार्ड तैनात किया है? आंसर है केरलम। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में भारत और अमेरिकी नौसेना के बीच 8वां विस्फोटक आयुध निपटान अभ्यास 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो केरला के कोची में। नेक्स्ट है, नीति आयोग के स्कूल शिक्षक गुणवत्ता सूचकांक 2026 में किस राज्य ने केरला को पीछे छोड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये राज्य है पंजाब। नेक्स्ट है, अमेरिका के यूजीन यानी ओरेगन में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 की ऊंची कूद स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बन गए हैं? इनका नाम है बसंत कुमार मेघवाल। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में शहरी सहकारी बैंकों के लिए बैंक इन ए बॉक्स और सुरक्षा संचालन केंद्र का शुभारंभ किया? तो ये है मुंबई। अगला है, जाम्बिया के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने वाली भारतीय मूल की न्यायमूर्ति कौन बन गई हैं? ये है न्यायमूर्ति आभा नायर पटेल। नेक्स्ट है, अगस्त 2026 में ईरान ने अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? ये है मोहसेन रिजाई। और आखिरी प्रश्न है, अगस्त 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो आंसर है पुडुचेरी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप फर्दर इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमारा कल का लेक्चर ज़रूर रेफ़र करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है। ठीक है, चलिए अब आज की अपनी क्लास हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने
उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त कर दिया है? डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में हमारी नई सेक्रेटरी कौन बन गई हैं? इनका नाम है दीप्ति गौर मुखर्जी। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने दीप्ति गौर मुखर्जी को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव नियुक्त कर दिया है। उच्च शिक्षा सचिव बनने से पहले वो कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दे रही थीं। इनसे पहले 23 जुलाई 2026 को नरेश पाल गंगवार को इस पद पर नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, दीप्ति गौर मुखर्जी। ठीक है, इसी तरह से अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जो नीति आयोग है ना, इसमें नए सीईओ बन गए हैं। कौन बन गए हैं? इनका नाम क्या है? मिस्टर अनुराग जैन। ठीक है, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया ये भी याद रखिएगा, इन्होंने निधि चिबर को रिप्लेस किया है। निधि चिबर अभी तक इसमें एडिशनल सीईओ के पोस्ट पर थी। ओके, तो याद रखिएगा हमारे नए सीईओ नीति आयोग में बन गए हैं मिस्टर अनुराग जैन। नीति आयोग का फॉर्म हुआ था 2015 में, किस बॉडी को रिप्लेस करके? प्लानिंग कमीशन को। ओके, चलिए हम इसी के साथ 2026 की कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय नियुक्तियां रिवाइज कर लेते हैं एक बारी। पहला है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला महानिदेशक कौन बन गई? ये हैं वर्षा अशोक अगलावे। भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? प्रहलाद जोशी। किसके रेजिग्नेशन के बाद? धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के बाद। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख, ये कौन बन गए? एयर मार्शल तेजपाल सिंह। भारत की नई रक्षा लेखा महानियंत्रक हैं अलका नांगिया अरोड़ा। भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए एएन प्रमोद। भारत के कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं एएस राजीव। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष हैं हरजीत सिंह ग्रेवाल। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए प्रमुख बने हैं अमित गर्ग। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं रवि अग्रवाल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक हैं उपेंद्र पी राजीव। खुफिया ब्यूरो यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक हैं महेश दीक्षित। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नए अध्यक्ष हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। ठीक है, तो ये हमारी 2026 की कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दी है। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो पीएम ई ड्राइव स्कीम को एक्सटेंड कर दिया गया है 31 मार्च 2028 तक के लिए। ओरिजिनली अगर हम देखेंगे तो इस स्कीम की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2024 को। पीएम ई ड्राइव स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 अक्टूबर 2024 को। 1 अप्रैल 2024 से ये लागू हुई थी। इसकी नोडल मंत्रालय है भारी उद्योग मंत्रालय। इसके लिए कुल बजट तैयार किया गया था 11,900 करोड़ रुपए का। इस योजना का मेन एम क्या था? मुख्य उद्देश्य था देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना, बड़े पैमाने पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना और घरेलू ईवी निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करना। केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में पीएम ई ड्राइव योजना की अवधि को 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों के लिए मिलने वाली सब्सिडी को संशोधित कर आधा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन 1 अक्टूबर 2024। दिसंबर 2028 तक के लिए भी एक स्कीम अभी हमारी कुछ दिनों पहले एक्सटेंड हुई थी, और ये कौन सी स्कीम थी? ये थी हमारी जल जीवन मिशन 2.0। ठीक है, तो याद रखिएगा जल जीवन मिशन 2.0 का एक्सटेंशन हुआ है दिसंबर 2028 तक के लिए। नेक्स्ट है बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार वर्ष 2024 और 25 में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार वर्ष 2024 और 25 में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य बना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 2024 और 25 में लगभग 19.1 मिलियन टन दूध का उत्पादन किया, जो भारत के कुल दूध उत्पादन में 15.66% का योगदान देता है। वर्ष 2024 और 25 के दौरान भारत का कुल दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन रहा। भारत दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये फैक्ट याद रखिएगा। भारत की हिस्सेदारी कुल प्रोडक्शन में वैश्विक लेवल पर कितनी है? लगभग 25%। दूध उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर है राजस्थान और तीसरे पर है मध्य प्रदेश। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिनों पहले एक प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट गंगा। इसका रीज़न क्या है, क्यों लॉन्च किया गया है?
ताकि यहाँ पर जो दूर दराज के हमारे गांव हैं, यानी जो रिमोट एरियाज़ के विलेजेस हैं, वहाँ पर लास्ट माइल इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, यानी यहाँ पर इंटरनेट बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। अगर आपको याद हो, सिक्किम में कुछ दिनों पहले एक ऑपरेशन रन कराया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन हिम सेतु। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ऑपरेशन हिम सेतु कहाँ पर लॉन्च हुआ था? सिक्किम में। रीज़न क्या था? यहाँ पर लैंडस्लाइड आए थे जिसकी वजह से बहुत सारे टूरिस्ट फंस गए थे, तो उनको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया सिक्किम में। ठीक है, इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट और ऑपरेशंस रहते हैं वो याद रखा करिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, 80वें स्वतंत्रता दिवस जो हम इस साल मनाएंगे 15 अगस्त 2026 को, इसके अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार किस गीत को गाया जाएगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, वंदे मातरम। तो ये 80वां स्वतंत्रता दिवस है हमारा इस साल, और इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाएगा। इस वर्ष वंदे मातरम गीत के लिखे जाने के 150 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में इसे समारोह का मुख्य आकर्षण बनाया गया है। इस साल के स्वतंत्रता दिवस की हमारी थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष और विकसित भारत @2047 के लिए युवा शक्ति। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने साल 1875 में की थी। बंकिम चंद्र जी ने इस गीत को अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया था 1888 में। ठीक है, 1882 में। ठीक है, आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, वंदे मातरम। ठीक है, अगर आपको याद हो, जो हमारा इस साल का रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था, यानी जो हमने 26 जनवरी को अपना रिपब्लिक डे मनाया था 2026 में, इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से 2 लोग हमारे यहाँ पर गेस्ट थे, तो पहले हैं यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट जिनका नाम है उर्सुला वॉन डर लेयन। ठीक है, और दूसरे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी यहाँ पर कौन थे? यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, और ये कौन है? एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस याद रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस एवरग्रीन होते हैं और पूरे साल में वो कभी भी पूछे जा सकते हैं। अब ये कहने को आपका 6 से 7 महीने पुराना करंट अफेयर्स है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये पूरे साल ही कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों लोग हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर थे रिपब्लिक डे के ओकेजन पर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 523 से बढ़कर वर्ष 2025 में कितनी हो गई है? तो एक डेटा रिलीज किया है हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने, एंड इसके अकॉर्डिंग एशियाटिक लॉयन पॉपुलेशन की जो संख्या है इंडिया के अंदर, वो पहले 523 थी 2015 में, लेकिन अब 10 साल के बाद 2025 में ये हो गई है 891। ए ऑप्शन करेक्ट है। विश्व शेर दिवस ये हम कब मनाते हैं हर साल? याद रखिएगा 10 अगस्त को। ठीक है, तो इसके अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक प्रोजेक्ट लॉयन के तहत 2025 तक भारत में एशियाई शेरों की कुल आबादी बढ़कर 891 हो गई है। पिछले एक दशक में शेरों की संख्या में 70% से अधिक की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की गई, जो 2015 में सिर्फ 523 थी। वर्तमान में शेरों का क्षेत्र 2020 के लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर के मुकाबले अब बढ़कर 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ठीक है, आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन, 891। अच्छा, हमने देखा कि जो हमारा लॉयन डे है वो हम 10 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, आपका इंटरनेशनल टाइगर डे कब होता है? ये सब एक जैसे स्पेशीज़ हैं लेकिन अलग अलग डेज हम इसमें मनाते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे आपका अभी रिसेंटली हमने मनाया था 29 जुलाई को। इसी तरह से आपका एक और होता है इंटरनेशनल चीता डे। चीता डे हम कब मनाते हैं? ये दिसंबर में होता है, 4 दिसंबर को। ठीक है, तो लॉयन डे अलग है, टाइगर डे अलग है, चीता डे अलग है, कन्फ्यूज़ नहीं करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अगस्त 2026 में किस देश ने सैन रोज डेल पाल्मर क्षेत्र में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया है? तो कहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है? ये देश है कोलंबिया। अगस्त 2026 में कोलंबिया के पश्चिमी क्षेत्र में 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र चोको विभाग में सैन रोज डेल पामार के आसपास था। ये भूकंप 107 किलोमीटर की गहराई पर आया था, जिसका अर्थ ये है कि ये मध्यम तीव्रता वाले भूकंपों की श्रेणी में आता है। कोलंबिया कहाँ पर है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ पर राजधानी है बोगोटा, मुद्रा चलती है कोलंबियाई पेसो, और यहाँ पर नए राष्ट्रपति हैं एबेलार्डो दे ला एस्प्रियला। ये करंट अफेयर्स अभी हमने कल देखा था कि ये 36वें नंबर के यहाँ पर नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, कोलंबिया।
अभी और कहाँ पर अर्थक्वेक हाल फिलहाल आया है, ये देश था वेनेजुएला। वेनेजुएला में भी बहुत ही भयंकर टाइप का अर्थक्वेक आया था और ये ट्विन अर्थक्वेक था, यानी 2 अर्थक्वेक एक साथ आए थे। उसका भी मैग्नीट्यूड कुल कुछ 7.4 के आसपास ही था और एज अ रिजल्ट इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर ऑपरेशन अमिस्ताद लॉन्च कर दिया था वेनेजुएला देश की मदद करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, अगस्त 2026 में कृषि छात्रों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत किस केंद्रीय मंत्री ने की है? तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कॉलरशिप स्कीम ये लॉन्च कर दिया है रिसेंटली शिवराज सिंह चौहान जी ने फॉर एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स। तो इसके लॉन्च करता है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। 10 अगस्त को ये लॉन्च हुई है। स्थान यानी कहाँ पर हुआ है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पूसा, नई दिल्ली के अंदर। इस योजना के तहत देश भर के 6,000 से अधिक कृषि छात्रों के खातों में 21.35 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के जरिए छात्रों को हर महीने बिना किसी देरी के सीधे उनके बैंक खातों में स्कॉलरशिप और फेलोशिप की राशि पहुंचाई जाएगी। ठीक है, आंसर यहाँ पर है डी ऑप्शन, शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि कौन सा पहला स्टेट है जिन्होंने एक सेपरेट लॉ और पॉलिसी क्रिएट की है वुमेन फार्मर्स के लिए। पहली बार ऐसा करने वाला ये स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा, अब तक कोई भी राज्य ऐसा नहीं था जिन्होंने वुमेन फार्मर्स के लिए एक सेपरेट इस तरह से पॉलिसी क्रिएट की हो। महाराष्ट्र ने पहली बार ऐसा किया है और इसी के साथ यूनाइटेड नेशन ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के पहले निजी रूप से विकसित 800 किलो न्यूटन फुल फ्लो स्टेजड कंबशन रॉकेट इंजन का क्या नाम रखा गया? इसका नाम क्या रखा गया है? आंसर है बी ऑप्शन, एवरेस्ट। भारत के पहले निजी रूप से विकसित 800 किलो न्यूटन फुल फ्लो स्टेजड कंबशन रॉकेट इंजन का नाम एवरेस्ट रखा गया। इसे बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित किया गया। ये इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मीथेन प्रोपेलेंट पर काम करता है। इस तकनीक के साथ भारत रूस, अमेरिका और चीन के बाद फुल फ्लो स्टेजड कंबशन तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। इसे भविष्य के पुनः उपयोग योग्य मीडियम लिफ्ट लॉन्च वाहनों के लिए डिजाइन भी किया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, एवरेस्ट। ओके, यहाँ पर विक्रम 1 भी ऑप्शन में है। विक्रम 1 क्या है? ये देश का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास का रॉकेट है। ठीक है, और इसके बारे में कई बार हमने बात भी की है और ख़ास बात यह है कि इसको किस कंपनी ने डेवलप और लॉन्च किया था, तो याद रखिएगा स्काई रूट एरोस्पेस ने। ठीक है, और इस वजह से ये कंपनी काफ़ी चर्चे में आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगस्त 2026 में संसद द्वारा पारित बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 ने किस ब्रिटिश कालीन कानून को निरस्त करके उसका स्थान ले लिया है? तो इस बिल ने किस एक्ट को रिप्लेस किया है? आंसर यहाँ पर है बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 का। तो संसद ने अगस्त 2026 में 135 साल पुराने ब्रिटिश कालीन बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891 को निरस्त करके उसकी जगह पर बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को पारित किया। बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 अगस्त 2026 को लोकसभा में पेश किया था। लोकसभा ने इसे 5 अगस्त 2026 को और राज्यसभा ने 10 अगस्त 2026 को मंजूरी दी। मुख्य उद्देश्य क्या है? आधुनिक डिजिटल और वर्चुअल बैंकिंग, क्लाउड स्टोरेज तथा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को अदालती कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में वैध और स्वीकार्य बनाना। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था डी ऑप्शन, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891। कौन सा हमारा बैंक है जो दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक अभी रिसेंटली साबित हुआ है? ये है हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय स्टेट बैंक। ये दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक साबित हुआ। साथ ही इंडिया के अंदर ये बेस्ट बैंक था, बेस्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसकी आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया है? ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रामनाथ कोविंद जी की। अगस्त 2026 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन किया। यह आत्मकथा रामनाथ कोविंद के शुरुआती जीवन के संघर्षों, उनके सार्वजनिक जीवन और देश के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने की प्रेरणादायक यात्रा का व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन, रामनाथ कोविंद। ठीक है, हमारे प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो
वाइस प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं सीपी राधा कृष्णन, ठीक है। और पहले ये महाराष्ट्र राज्य के गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन जब ये सीपी राधाकृष्णन जी बन गए वाइस प्रेसिडेंट तो ये पद खाली हो गया था और इसको बहुत दिनों तक फिर आचार्य देवव्रत ने फुलफिल करके रखा था। यानी आचार्य देवव्रत यहाँ पर एक्टिंग गवर्नर बना दिए गए थे। आचार्य देवव्रत ऑलरेडी गुजरात के गवर्नर थे, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो अब महाराष्ट्र में नए गवर्नर कौन बन गए हैं, इनका नाम क्या है? जिष्णु देव वर्मा, ठीक है। तो सारे करंट अफेयर्स इस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड ही होते हैं, आपको बस ज़रूरत है यहाँ पर नज़र रखने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? रोमानिया देश में, और यहाँ पर भारत ने कुल 4 पदक जीत लिए हैं। रोमानिया में आयोजित इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारतीय टीम ने कुल 4 पदक जीते, जिनमें से 1 स्वर्ण है और 3 कांस्य पदक है। इसके अलावा एक छात्र को ऑनरेबल मेंशन भी मिला। और पदक विजेताओं के नाम यहाँ पर देखेंगे तो स्वर्ण पदक मिला श्री लक्ष्मी वेंकट रमन को, और कांस्य पदक जीता है आरव अनिल राव, निशांत शंकर लक्ष्मण और अद्वय मिश्रा ने, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, 4 पदक। जैसे ही आपने यहाँ पर रोमानिया देखा, आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अभी कुछ दिनों पहले हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गई थी रोमानिया देश की विजिट पर। बेसिकली हमारी प्रेसिडेंट 3 देशों की विजिट पर निकली थी। पहला देश था यहाँ पर रोमानिया, दूसरा था नॉर्थ मैसेडोनिया, ठीक है, और तीसरा देश था मोल्डोवा, ठीक है। इन तीनों देशों की विजिट कर अभी रिसेंटली आई हैं हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। कमेंट में ज़रा बताइएगा कि इस विजिट के दौरान कौन से देश में हमारी प्रेसिडेंट ने महात्मा गांधी जी का एक बस्ट अनवील किया था, एक महात्मा गांधी जी की हाफ स्टैचू को अनवील किया। इन तीनों में से कौन सा देश है, आपको इसका जवाब कॉमेंट में लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कितने भौगोलिक स्थानों के नामों को मानकीकृत करके सर्वे ऑफ इंडिया के नक्शों में शामिल कर लिया? ये यहाँ पर कितने ऐसे नाम हैं? आंसर हो जाएगा 27, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के कुल 27 भौगोलिक स्थानों और विशेषताओं के नामों को मानकीकृत कर सर्वे ऑफ इंडिया के आधिकारिक नक्शों में शामिल कर लिया। इस सूची में अरुणाचल प्रदेश की बस्तियां, स्मारक, झीलें और उच्च ऊंचाई वाले दर्रे शामिल हैं। मानकीकृत भौगोलिक नामों का उपयोग आधिकारिक मानचित्रण, प्रशासनिक अभिलेखों और आपदा प्रबंधन योजना में किया जाता है। आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन 27। मानकीकृत किए गए मुख्य स्थान हैं, आइए देख लेते हैं। आवासीय क्षेत्र और बस्तियां देखेंगे तो ये 21 हैं। लोंगजू, माजा, जसवंतगढ़, जयरामपुर, बिसा, बड़ा कुंडून, छोटा कुंडून, धनबाड़ी, प्रीतनगर, बुद्ध मंदिर, तेरितनगर, रामनगर, सागर, पद्मा, ज्योतिनगर, बैसाखी, छोटा रोपुक, बड़ा रोपुक, शिवाजी नगर, सुनपुर और कमलांग नगर। पहाड़ी दर्रे 4 हैं, जोला, रिजाला, पुकुरला और थागला। जल निकाय 1 है, शंभू सरोवर। स्मारक 1 है, शेरे थापा मेमोरियल, 1962 का भारत चीन युद्ध से संबंधित है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। भारतीय संविधान के 55वें संशोधन जो 1986 में हुआ था, इसके तहत 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश भारतीय संघ का 24वां राज्य बना था, ठीक है। आंसर यहाँ पर था बी ऑप्शन 27। अरुणाचल प्रदेश से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो क्या है, यहाँ से हमें 101 यानी 101वीं नंबर की रामसर साइट मिल चुकी है और इस साइट का नाम है ग्लो लेक, ठीक है। ये हमारी 101वीं नंबर की रामसर साइट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में RMP-CATH उपग्रह निर्देशित हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रक्रिया को चालू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? यह है बेंगलुरु का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डा। पिक्चर आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म क्या है, तो रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस कैटेगरी H। अगस्त 2026 में कर्नाटका के बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डा भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया जिसने हेलीकॉप्टरों के लिए RMP-CATH उपग्रह निर्देशित सटीक नेविगेशन अप्रोच प्रक्रिया को शुरू किया। इस उन्नत नेविगेशन प्रक्रिया को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। ये उपग्रह आधारित प्रणाली खराब मौसम, घने कोहरे या कम दृश्यता, लो विजिबिलिटी में भी हेलीकॉप्टरों की बेहद सटीक और सुरक्षित लैंडिंग को सुनिश्चित करती है, ठीक है। आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डा बेंगलुरु। इसी तरह से जो वाराणसी का हवाई अड्डा है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये पिछले दिनों न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ पर हमारा पहली बार हब एंड स्पोक मॉडल लॉन्च हुआ है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि पहला हवाई अड्डा कौन सा है जिसने हब एंड स्पोक मॉडल को इम्प्लीमेंट किया, तो ये है वाराणसी का लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है, अगस्त 2026 में
12वीं शताब्दी का वीर गल्लू हीरो स्टोन शिलालेख किस राज्य में स्थित होयसलकालीन लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर से खोजा गया? आंसर यहाँ पर है बी ऑप्शन, कर्नाटका। अगस्त 2026 में 12वीं शताब्दी का वीर गल्लू हीरो स्टोन शिलालेख कर्नाटका राज्य के हासन जिले के असीकरे तालुक में स्थित नीरकुंडा गांव के होयसलकालीन लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर से खोजा गया है। इस प्राचीन कन्नड़ अभिलेख से महान होयसल शासक विष्णुवर्धन की मृत्यु की तिथि से जुड़े लंबे समय के ऐतिहासिक विवाद को सुलझाने में मदद मिली। किसी की याद में तो ये वीर गल्लू मारवे नामक महिला ने अपने पति बोप्पा की स्मृति में बनवाया था, जो राजा विष्णुवर्धन की सेना में एक होयसल सैनिक थे और राजा की मृत्यु के तुरंत बाद शहीद हो गए थे। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर था बी ऑप्शन, कर्नाटका। सिंपली आपको बस याद रखना है कि ये टेम्पल कहाँ पर है। ठीक है, तो कर्नाटका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्नाटका में देश की पहली एआई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी बनाई जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि आजकल एआई बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स आएगा तो वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एआई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बनेगी कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगस्त 2026 में किस देश की सेनेट ने रूस और ईरान पर आर्थिक व व्यापारिक प्रतिबंध लगाने के लिए लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पारित किया है? ये कौन सी कंट्री की सेनेट थी? आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिकी सेनेट ने अगस्त 2026 में 86-11 के भारी बहुमत के साथ लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 पास कर दिया। इस बिल का नाम दिवंगत रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम के सम्मान में रखा गया, जो इस कानून को बनाने वाले मुख्य लोगों में से एक थे। ये बिल अमेरिकी राष्ट्रपति को शीर्ष 5 देशों पर 100% टैरिफ और प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है, जो बड़ी मात्रा में रूसी तेल और गैस का आयात जारी करते हैं। ये 5 देश हैं, भारत, चीन, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया। ठीक है, ये कानून ईरान के ऊर्जा और हथियार क्षेत्रों को वित्तीय सहायता से वंचित करने के लिए ईरान सैंक्शन एक्ट 1996 को वर्ष 2031 तक बढ़ाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अमेरिका। अभी 3 और देश थे जिन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था, हमने कल इसके बारे में पढ़ा था। ये देश हैं सऊदी अरब, टर्की एंड पाकिस्तान। ये 3 देश जो है ना, रिसेंटली इन्होंने मिलकर मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ठीक है, और इसका पर्पस क्या है कि एक देश पर हमला अगर किया किसी ने, तो इसका मतलब माना जाएगा कि तीनों देशों पर हमला हुआ है। ठीक है, तो तीनों देश मिलकर उस अपोजिट वाले देश को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट कौन से 3 देश ने मिलकर साइन किया? सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान ने। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये हमारा सेशन अच्छा लगा होगा और आप काफ़ी कुछ नया ज़रूर सीख कर जा रहे होंगे। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया है? दूसरा क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2025 के अनुसार वर्ष 2024 और 25 में भारत का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है? और तीसरा क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में किस देश ने सैन रोज डेल पाल्मर क्षेत्र में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या पेपर्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू आप हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे नए व्यूअर्स आते हैं चैनल पर, वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999। ठीक है,
ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली वन लाइनर बुक है। इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की। ये हमारा एक तरह का कॉम्बो DCA का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम। 15 क्वेश्चंस का PDF है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है।